हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, और ये 1951 का केस है। इस केस में दो पॉइंट हैं जो हमें नोट करने चाहिए। पहले, ये केस से ही डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की जर्नी स्टार्ट हुई थी, और दूसरा, इस केस में ये देखा गया कि इंडिपेंडेंस के बाद जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना चाहते थे। इस केस में जो लॉ इन्वॉल्व थे, पहला आर्टिकल 13 क्लॉज 2, जो ये बताती है कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। दूसरा, आर्टिकल 31 ए एंड बी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इंसर्ट हुआ था। आर्टिकल 31 ए ये बताती है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के प्रॉपर्टी ले सकती है, पर ऐसा करते टाइम फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 31 बी में ये लिखा हुआ था कि आर्टिकल 31 ए जो है उस पर जुडिशरी का कोई भी ऑर्डर या डिसीजन लागू नहीं होगा। अगर कोई भी लॉ आर्टिकल 31 ए में पास होता है और अगर वो पीपल के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे, तो वो लॉ चाहे एक्ट वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। आर्टिकल 132 में सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर या जजमेंट पे। आर्टिकल 226 ये बताती है कि रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो। फैक्ट ऑफ द केस देखते हैं। देश आज़ाद होने के बाद जितनी भी खेती वाली ज़मीन जमींदार के पास थी, उस पे सुधार लाने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ने कानून बनाया जिसका नाम था जमींदार एबोलिशन एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से कुछ ज़मीनें जमींदार के पास छोड़ के बाकी उनसे ले ली जाएंगी। ये बात जमींदार को मंजूर नहीं थी और वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में कि उनकी फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहे हैं। हाई कोर्ट का जजमेंट जो आता है उसमें पटना हाई कोर्ट बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 को इनवैलिड बताती है, लेकिन इलाहाबाद और नागपुर हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक्ट लॉज को वैलिड बताते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास करती है और उसमें 9 शेड्यूल को इंसर्ट किया जाता है। इस शेड्यूल में कुछ सेंट्रल और स्टेट लॉज ऐड किए जाते हैं जो कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किए जा सकते। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया ताकि जितने भी लॉज हैं वो अप्लाई किए जाएं और जमींदारी सिस्टम एबॉलिश हो जाए और ये लॉज कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो। जमींदार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील पिटीशन फाइल किया जाता है। इश्यूज जो रेज होता है, पहला कि क्या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो वैलिड है। दूसरा, जो वर्ड लॉ यूज़ हुआ है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, क्या वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इंक्लूड करते हैं। जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो था, पहला, सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को वैलिड बताया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वर्ड लॉ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो सारे अमेंडमेंट इंक्लूड करती है जो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 में करी है। एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकता है, और फाइनली कंप्लीट अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो गवर्नमेंट को दे दिया गया और पिटीशन जो था उसे डिसमिस कर दिया गया। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।